स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाइन एंड स्टाफ की। आप में से वैसे तो लाइन एंड स्टाफ क्लास में बता दिया गया है, लेकिन कुछ एक बच्चों को दिक्कत थी, इसलिए दोबारा इसको क्लियर किया जा रहा है। लाइन एंड स्टाफ हिंदी में सूत्र और अभिकरण। लाइन एंड स्टाफ के ऊपर जो क्वेश्चंस आपको पिछले 10 वर्षों में आए हैं वो इस तरह से हैं, जैसे सूत्र का अर्थ, परिभाषा, स्टाफ का अर्थ, परिभाषा, दोनों में भेद और दोनों के कार्य। तो ये जो प्रश्न हैं आप लोगों को पूछे गए हैं, तो आज इसी पे हम बात करेंगे। इंग्लिश में लाइन एंड स्टाफ और हिंदी में सूत्र और अभिकरण। तो सूत्र और अभिकरण के संदर्भ में अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान विलोबी ने सरकार के 2 प्रकार के कार्य बताए हैं। विलोबी ये कहते हैं कि सरकार के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा संस्थागत। प्राथमिक कार्य सूत्र से संबंधित है और जो संस्थागत कार्य है वो स्टाफ से संबंधित है। तो सीधी सादी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि सूत्र आदेश देने वाली इकाई होता है। पद सोपान की शैली में ये काम करते हैं और स्टाफ इनके सहयोग में रहते हैं। स्टाफ परामर्श देने का काम भी करते हैं, स्टाफ इनके कार्यों में सहयोग देने का भी काम करते हैं। सूत्र और स्टाफ में सबसे पहले हम सूत्र की परिभाषा समझ लें। वैसे तो अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन व्हाइट की परिभाषा सरल भी है, स्पष्ट भी है। व्हाइट ये कहते हैं कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन स्थापित होता है। व्हाइट की परिभाषा है, सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन स्थापित होता है। तो ये व्हाइट की परिभाषा है। लेपावस्की की भी परिभाषा है, वो भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। आगे आप ये बताएंगे, अंतर की दृष्टि से, भेद की दृष्टि से स्टाफ परामर्श देने का काम करता है, नियोजन में सहयोग करता है, जबकि सूत्र प्रमुख रूप से उन कार्यों को करता है। स्टाफ के पास आदेश देने की शक्ति नहीं होती, लेकिन सूत्र के पास आदेश देने की शक्ति होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्टाफ मुख्य रूप से परामर्श देने का काम करता है और कार्यों में सहयोग प्रदान करता है, जबकि आदेश देने का काम सूत्र करता है। इसीलिए सूत्र क्रियात्मक है और स्टाफ संस्थागत है। सूत्र का कर्तव्य है लक्ष्य को प्राप्त करना और स्टाफ
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सूत्र को सहायता प्रदान करता है। याद रखेंगे कि स्टाफ सदैव पर्दे के पीछे रहता है और निर्णयों के लिए, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उनके लिए भूमिका तैयार करने का काम करता है। इसीलिए सूत्र साध्य है और स्टाफ साधन, यानी काम करने का जो साध्य है वो सूत्र है, लेकिन कार्य करने का साधन जो है वो स्टाफ है। स्टाफ लोक हित की योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। सूत्र का काम है नीतियों को लागू करना, लेकिन स्टाफ उन नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं कहीं पर जब प्रशासनिक इकाई छोटी होती है तो ये अंतर भी छिप जाता है, यानी दृष्टिगोचर नहीं होता। सूत्र और स्टाफ के मध्य जो भेद है वो दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर से एक बार, आपको भेद इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बीच पूछा भी गया है। तो स्टाफ का काम परामर्श देना है, सूत्र का काम कार्य करना है। सूत्र आदेश देता है और स्टाफ केवल परामर्श देता है और कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। सूत्र क्रियात्मक है और स्टाफ संस्थागत है। सूत्र निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत सक्रिय रहता है और इसमें उसका सहयोग स्टाफ करता है। स्टाफ की भूमिका हमेशा पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन रहती है। निर्णय लेने का काम सूत्र करते हैं, लेकिन उस निर्णय की भूमिका तैयार करने का काम, सहयोग करने का काम स्टाफ करते हैं। योजना बनाने में मदद देते हैं, तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, सूचना देते हैं, वित्तीय मामलों में सहयोग देते हैं। इसीलिए स्टाफ शब्द का जो अर्थ माना गया है वह सहारा देने वाली छड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो भाव छिपा है कि सूत्र जो अधिकारी वर्ग होता है उसको कार्य करने में ये सहयोग देता है, यानी छड़ी के समान कार्य करता है। इसीलिए फेयोल ये कहते हैं, लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि बड़े बड़े उद्यमों के प्रमुख अधिकारी कितने भी योग्य और कर्मठ क्यों न हों, वे अकेले ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें एक ऐसे समूह से सहयोग लेना पड़ता है जिसके पास शक्ति, क्षमता और समय होता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये जिस ओर संकेत कर रहे हैं फेयोल, ये स्टाफ की ओर संकेत कर रहे हैं। फेयोल ये कहते हैं कि स्टाफ प्रबंधक का सहायक होता है। अभी हमने आपको सूत्र की परिभाषा बताई व्हाइट के शब्दों में। व्हाइट कहते हैं कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन स्थापित होता है, क्योंकि उन उद्देश्यों को पूरा करने का दायित्व सूत्र के ऊपर होता है। स्टाफ की परिभाषा मूने के भी है, व्हाइट की भी है। आप व्हाइट की परिभाषा दे सकते हैं।
स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। ये व्हाइट की परिभाषा है। स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आप इसको सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि व्हाइट के अनुसार स्टाफ परामर्श देने का काम करता है लेकिन क्रियात्मक जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, वो सूत्र की होती है। तो सूत्र आदेशात्मक है जबकि स्टाफ ये क्रियाओं को सहयोग देने का काम करता है। आगे हम बात करेंगे स्टाफ अभिकरण के कार्य की। ये भी आपको पूछा गया है एक आध बार कि स्टाफ के काम क्या हैं। तो अभी हम बता ही चुके हैं, एक बार इसको हम फिर से रिकॉल कर लेंगे। सूत्र को सूचनाएं उपलब्ध कराना विभिन्न कार्यों के संदर्भ में, सूत्र के कार्यों को पूरा करने के दृष्टिगत परामर्श देना, पर्यवेक्षण करना, यदि आवश्यकता हो तो समन्वय का कार्य भी करना, अन्वेषण का कार्य भी करना, नीति निर्माण का कार्य भी करना, लोक संपर्क भी स्थापित करना, विभिन्न विभागों को जैसी उनकी आवश्यकता हो उस अनुरूप सहायता प्रदान करने का कार्य करना। ये सारे कार्य स्टाफ अभिकरण के हैं। सूचना देना, परामर्श देना, पर्यवेक्षण करना, समन्वय करना, अन्वेषण करना, लोक संपर्क स्थापित करना, विभागों को आवश्यकता अनुरूप सहायता प्रदान करने का काम करना। तो ये है स्टाफ अभिकरण के कार्य। अब एक जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है भेद, जिसकी चर्चा हमने अभी भी की क्योंकि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक बार इसको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सूत्र आदेश देने का काम करते हैं और सत्ता पर नियंत्रण इन्हीं का होता है। निर्णय लेते हैं सूत्र, जबकि स्टाफ परामर्श देने का काम करते हैं। अच्छा निर्णय लेने में सहयोग देने का काम करते हैं। सूत्र पद सोपानात्मक शैली में काम करते हैं। पद सोपान आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि कैसे ये पिरामिड की शैली में शीर्ष स्तर पर सबसे उच्च अधिकारी होता है, उसके नीचे अधीनस्थ होते हैं। तो इसी तरह से जो ये सूत्र है ये पद सोपानात्मक शैली में काम करता है और ये औपचारिक सत्ता का प्रतीक है, जबकि स्टाफ के पास ज्ञान की सत्ता होती है। सूत्र के पास औपचारिक सत्ता होती है और स्टाफ के पास ज्ञान की सत्ता होती है और इसी ज्ञान की सत्ता का वो लाभ पहुंचाता है सूत्र अभिकरण। सूत्र अभिकरण का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। पद सोपान आपने पढ़ा है, उसमें भी आप लोग ये जानते हैं कि आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक वैसे ही सूत्र अभिकरण का प्रवाह भी ऊपर से नीचे की दिशा में होता है, यानी शीर्ष स्तर पर सबसे उच्च अधिकारी, फिर उसके अधीनस्थ, फिर उसके अधीनस्थ, इस तरह से काम होता है। जबकि स्टाफ विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से संपन्न होता है और इसी ज्ञान का लाभ वो सूत्र अभिकरण को पहुंचाने का काम करता है। यदि इसके पास सत्ता होती भी है या तो विशिष्ट प्रकार की होती है या सीमित होती है, लेकिन स्पष्ट रूप से सत्ता जो है वो सूत्र अभिकरण के पास होती है।
उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से सूत्र अभिकरण का होता है, लेकिन उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण को सहयोग प्रदान करता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट उत्तरदायित्व सूत्र अभिकरण का होता है किसी भी कार्य को संपादित करने के संदर्भ में। अंतिम जवाबदेही सूत्र अभिकरण की होती है और स्टाफ अभिकरण उसे उसके हर कार्य में सहयोग देने का काम करता है। तो ये स्पष्ट अंतर दोनों में है, लेकिन यह प्रशासनिक अंतर है। व्यवहारिक दृष्टि से दोनों में सामान्यतः अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता। और जैसे कि पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्रशासनिक इकाई का आकार छोटा है तो वहाँ पर ये भेद छिप जाता है, यानी दिखाई नहीं देता है। लेपावस्की, साइमन, शेरमन, नीग्रो, इन विद्वानों का ये मानना है कि स्टाफ अभिकरण के पास चाहे औपचारिक सत्ता नहीं होती है, वो सूत्र के पास होती है। स्टाफ अभिकरण के पास चाहे औपचारिक सत्ता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनका महत्व, इनका प्रभाव यथोचित होता है और लोक प्रशासन में विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के लोकहित कार्यों को संपादित करने में ये सदैव सक्रिय रहते हैं, अपना सहयोग देने में सूत्र अभिकरण को। आगे हम बात करेंगे स्टाफ के प्रकार की। तो इस संदर्भ में भी विद्वानों का विभिन्न दृष्टिकोण है। फिफ्नर ये कहते हैं कि स्टाफ सेवाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक निजी, एक तकनीकी और एक सामान्य। व्हाइट कहते हैं कि स्टाफ की सेवाएं सहायक सेवाएं होती हैं, क्योंकि ये सूत्र अभिकरण को किसी न किसी रूप में उनके कार्यों को पूरा करने के दृष्टिगत सहयोग देते हैं, चाहे उनको ये तकनीकी सहयोग देते हैं, चाहे ये इनको सूचना संबंधी सहयोग देते हैं, चाहे ये इनको परामर्श संबंधी सहयोग देते हैं, लेकिन ये इनको सहयोग देते हैं। इसलिए एल.डी. व्हाइट ने इनको सहायक सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया है। नीग्रो की पुस्तक है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो नीग्रो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में स्टाफ के विभिन्न प्रकार बताते हैं। इसे आप 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला है निजी स्टाफ। ये निजी स्टाफ जो होता है ये किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत विस्तार मात्र होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का सचिवालय, जैसे भारत में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव। दूसरा नीग्रो बताते हैं तकनीकी स्टाफ। तकनीकी स्टाफ के अंतर्गत चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, वकील, मनोवैज्ञानिक, इंजीनियर, इस प्रकार के सहयोग देने वाले स्टाफ कर्मचारी होते हैं। ये ऐसे विशेषज्ञ, इन्हें कर्मचारी नहीं कहेंगे, ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विषयों में अपना विषयगत सहयोग सूत्र को उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद तीसरा बताया है नीग्रो ने सामान्य स्टाफ। सामान्य स्टाफ परामर्श देने का काम करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में सूत्र को सहयोग उपलब्ध कराता है, सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम भी करता है।
इसीलिए फिफनर ने ये कहा है कि ये जो स्टाफ सेवाएं होती हैं ये छलनी की तरह काम करती हैं। जैसे छलनी में से बेकार की चीज़ें ऊपर रह जाती हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती हैं छन छन करके, ठीक वैसे ही स्टाफ अपने ज्ञान के माध्यम से सूत्र अभिकरण को जो सहयोग प्रदान करते हैं वो वास्तव में उनके कार्यों को पूरा करने के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा प्रकार नीग्रो ने बताया है सहायक स्टाफ का। ये सहायक स्टाफ जो है ये विभिन्न प्रशासनिक विभागों में जैसी आवश्यकता हो वैसी सेवाएं प्रदान करता है। भारत में भारत सरकार का प्रेस, लोक निर्माण विभाग, को आप इसके अंतर्गत उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं। भारत में अगर आपको प्रमुख स्टाफ अभिकरण पूछ लिया जाए, यदि आपको स्टाफ अभिकरण पूछा जाता है, सूत्र और स्टाफ आपको बी और सी सेक्शन में पूछा जाता है, यानी 10 और 15 नंबर के लिए, तब उसमें आप इसको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। जैसे पहला आप बताएंगे प्रधानमंत्री सचिवालय, तो प्रधानमंत्री सचिवालय के अंतर्गत आप बताएंगे कि स्टाफ विशेष रूप से स्टाफ सेवाएं विभागों में समन्वय स्थापित करने के दृष्टिगत सहयोग देने के दृष्टिगत प्रदत्त की जाती हैं। दूसरा आप बताएंगे मंत्रिमंडलीय सचिवालय, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर ये अस्तित्व में आया। आज वर्तमान में यह सचिवालय भी प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इस मंत्रिमंडलीय सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। इसके सदस्य विभिन्न समितियों को भी सहयोग मांगे जाने पर अपना परामर्श देते हैं। उसके बाद योजना आयोग, आज ये वर्तमान में नहीं है, एग्जिस्टेंस में ये कार्यरत नहीं है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग 1950 में आया था, ये भी स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत भारत में आपको बताना है। अब इसके स्थान पर आप लोग नीति आयोग बताएंगे। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद एक और आपको बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है और आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतों में मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी शासन व्यवस्था होती है। तो ऐसी स्थिति में जब पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार करना होता है तो उनका भी परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए वो भी इसका अंग होते हैं। किंतु प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, ये तो आप जानते ही हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जिसकी व्यवस्था भारत के संविधान में अनुच्छेद 320 के अंतर्गत की गई है। यह नियुक्तियों, केंद्र की सेवाओं में नियुक्तियों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परीक्षाओं का संचालन करता है, नियुक्तियों में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको सीबीआई कहा जाता है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन सरकार करती है, इसीलिए इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के समय समय पर आरोप भी लगते रहे हैं और मांग की जाती रही है कि इसे एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थान दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात न हो। तो ये है भारत में प्रमुख स्टाफ अभिकरण। आप लोग इसको देख लेंगे एक बार फिर से, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सूत्र और
स्टाफ, ये दोनों आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत थी, इसलिए फिर से हमने इसके ऊपर चर्चा की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप पे भेज सकते हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेंगे स्टाफ के कार्य। इसका कार्य है परामर्श देना, इसका कार्य है तालमेल स्थापित करना, इसका कार्य है योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देना। अपने परामर्श के माध्यम से ये तकनीकी सहयोग देने का काम भी करता है। इसके साथ साथ ये सूचना प्रदान, सूत्र अभिकरण को ये सूचना प्रदान करने का काम भी करता है। वित्तीय मामलों, वित्तीय विषयों में भी ये अपना सहयोग उपलब्ध कराता है। तो ये है बच्चों लाइन एंड स्टाफ। लाइन सूत्र ये आदेशात्मक है और स्टाफ ये परामर्श देने का कार्य करता है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक